अस्सलाम वालेकुम। हम कैमब्रिज लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं जो कि कंप्लीट कोर्स को कवर करती है। उसकी एक्सरसाइज नंबर 16.13 जो कि डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के कॉन्सेप्ट को समझा रही है। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ें प्रोपोर्शनल होती हैं, एक ख़ास रेशो के साथ एक दूसरे के साथ एडजस्ट करती हैं, इक्वल्स टू नहीं होती। जैसे कि मेरी सैलरी या मेरी ग्रॉसरी आइटम्स की लिस्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरी सैलरी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि सैलरी बढ़ेगी तो मेरे ग्रॉसरी आइटम्स की लिस्ट भी बढ़ जाएगी। ठीक है। अब लेकिन ये इक्वल नहीं है, ये इक्वालिटी नहीं है, यानी अगर सैलरी 100,000 है तो ये भी 100,000 होगा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि कोई रेट होगा, किसी रेट से बढ़ेगी। अगर सैलरी 100,000 थी तो ये 100 थी। सैलरी 200,000 हो गई तो ये 200 हो गई। ओहो, कोई रेशो है इसका आपस में। तो इस रेशो को जो है वो कांस्टेंट कहते हैं, जिसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं अगर सैलरी को एस कहूँ और ग्रॉसरी आइटम्स को जी कहूँ, उसको यूँ लिख दूँ कि सैलरी और हो सैलरी और ग्रॉसरी आइटम्स जो हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सैलरी और ग्रॉसरी आइटम्स किसी कांस्टेंट की मदद से इक्वल किए जा सकते हैं, जो हम इनका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तलाश करेंगे। 200 और 200,000 में जो कांस्टेंट है हमें नज़र आ रहा है, जो 100 और 100,000 के अंदर भी है, वो 1000 का कांस्टेंट है। यानी अगर मैं इस के की जगह 1000 लिख दूं तो मैं बता सकता हूं कि अगर मेरी सैलरी 300,000 हो गई तो मेरी ग्रॉसरी कितनी होगी। ये 1000 यहाँ से यहाँ आ जाएगा और आंसर बचेगा ग्रॉसरी इज इक्वल टू 300। तो यूं असल में प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर हमें के की वैल्यू मालूम कर लें अगर, तो हम एक वेरिएबल की वैल्यू की मदद से दूसरे की निकाल सकते हैं। तो ये एक प्रोपोर्शनैलिटी चूंकि दोनों साइड्स इक्वली नहीं बढ़ रही होती, इसलिए इसको प्रोपोर्शनैलिटी के तौर पर लिखते हैं, इसको इक्वालिटी के तौर पर नहीं लिख सकते। और जब इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो बीच में कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, दिस इज द स्टोरी ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कुछ चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होती हैं कि एक साइड बढ़ती है तो दूसरी साइड कम होती है। उसको ऐसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी जो मेरी जो ग्रॉसरी की लिस्ट है, मेरी ग्रॉसरी की जो लिस्ट है वो मेरे वो कॉस्ट ऑफ लिविंग या इन्फ्लेशन कह लें, इन्फ्लेशन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखना होता है तो 1/, करके लिखा जाता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन वैसे ही बनता है। तो अगेन ये भी इक्वालिटी में कन्वर्ट हो सकता है एक कांस्टेंट लगा के। हर दफ़ा कांस्टेंट की आंसर्स अलग अलग आएंगे अनलेस कि किसी ने ये बता दिया हो कि इन दो इक्वेशन से कांस्टेंट की वैल्यू सेम है। तो मैंने तो अभी ऐसा नहीं बताया, इसलिए इसका कांस्टेंट की अलग कोई वैल्यू होगी, उसकी कांस्टेंट की कोई अलग वैल्यू होगी। इस केस में भी अगर मैं आपको सिर्फ मिसाल देने के लिए समझाऊं कि जब इन्फ्लेशन 10% थी तो मेरी ग्रॉसरी के आइटम जो हैं वो 100 थे। जब इन्फ्लेशन 5% थी तो मेरी ग्रॉसरी के आइटम्स की लिस्ट 50 थी, नहीं सॉरी 200 थी। और जब इन्फ्लेशन जो है वो 15% हो गई तो मेरी ग्रॉसरी के आइटम्स जो हैं वो कुछ और कम हो गए। क्या क्या प्रोपोर्शन रखें, चलें इन दो से ही निकाल लेते हैं। तो बज़ाहिर देखने में ऐसा लग रहा है कि इसका 5% का, मैं एक्चुअली ये चाहता कि नंबर सेम हो जाए, तो ये थोड़ा नंबर हम सेम कर लेते हैं। 10% थी, 10 से 20% कर लेते हैं। जब 10% थी तो 100 की लिस्ट थी, 20% हुई तो 50 की लिस्ट हो गई। अब ठीक है, इन्फ्लेशन 10% थी तो मेरे आइटम्स की लिस्ट में 100 चीज़ें थी, इन्फ्लेशन 20 हो गई तो मेरे आइटम्स की लिस्ट में 50 हो गई। तो अब देखते हैं कि ये हम कैसे निकालते हैं। कि फॉर एग्जांपल जी अगर 50 है
तो के क्या होगा अगर इन्फ्लेशन 20 है, तो हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, के इज इक्वल्स टू 100, तो 50 तो फिर हम इसकी के की 100 की वैल्यू की मदद से हम आगे भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर इन्फ्लेशन इतनी हुई तो ग्रॉसरी कितनी करेंगे, और ग्रॉसरी इतनी हुई तो इन्फ्लेशन कितनी करेंगे, क्योंकि के की वैल्यू मालूम है। अब डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सवाल एक जैसे ही तरीके से की जाते हैं, बस इन्वर्सली प्रोपोर्शन में इसको 1 अपॉन करके लिखा जाता है। तो अब ज़रा सवालों पे एक्चुअली आ जाएं जल्दी से, ताकि जितना मैं आपको सवाल करवाऊंगा तो उतना आपको जल्दी समझ में आएगा कि ये एक्चुअली कैसे होगा। 16.13 द टोटल कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कितनी चीजें मैं ले रहा हूं, ठीक है, और कितनी कॉस्ट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। चीजें बढ़ेंगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है, आसान सी बात है। नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ेंगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। गिवन दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ फॉर 30 आइटम्स n इज 30 और टोटल कॉस्ट इज 990, फाइंड द कनेक्टिंग फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग t एंड n। इक्वेशन कनेक्टिंग ये हो गई 990 इज इक्वल्स टू k इंटू 30, और व्हाट डज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन रिप्रेजेंट इन दिस एग्जांपल। तो k इज इक्वल्स टू 990 अपॉन 30, तो 3 3 9 3 3 9, तो in this case k is equals to 33 and the equation would be t is equals to 33n। यानी अगर मुझे ये पता चल जाए कितने आइटम्स हैं तो मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि टोटल कॉस्ट कितनी होगी। अगर मुझे पता चलता है टोटल कॉस्ट कितनी है तो मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि नंबर आइटम कितने होंगे, इस कांस्टेंट को फाइंड आउट कर लेने के बाद। ठीक है जी, मसला हल हो गया। लेट्स मूव ऑन, क्वेश्चन 1 ऐसे सॉल्व हो गया। ये हो गई जो उन्होंने मांगी थी हमसे, द इक्वेशन कनेक्टिंग टी एन एन, ये है वो इक्वेशन। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ये रही। नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इतना मुश्किल नहीं है अलजेब्रा ही, लेकिन मुश्किल नहीं है। इक्वालिटी से बाहर हम आए हैं, इक्वालिटी के बियॉन्ड जा रहे हैं। गिवन दैट y इज प्रोपोर्शनल टू x, y इज प्रोपोर्शनल टू x, यानी y इज इक्वल्स टू kx। अब क्या हुआ, x है या x स्क्वायर है, थोड़ा सा जरा, x स्क्वायर है ये, ओके। तो y इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 3, फाइंड द इक्वेशन फॉर x एंड y। यानी k की वैल्यू मालूम करके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो इक्वेशन मिल जाएगी। तो y इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू k 3 स्क्वायर, k इज इक्वल्स टू 4 इंटू 9, डायरेक्टली है इनवर्सली है। y is proportional to x square, y is equals to 4, x is equals to 3, फाइनल। ओके, तो ये अपॉन आएगा ना भाई, 3 3 9, तो k इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 9, तो फिर y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 9 एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन मिल गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। w इज प्रोपोर्शनल टू v, w इज इक्वल्स टू के वी, एंड कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन इज d, तो के वी नहीं है बल्कि डी वी है, नाम इन्होंने रख दिया d। w 10 है और v 7 है, 10 इज इक्वल्स टू d 7, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ d। बहुत मुश्किल सवाल है, और जाहिर है यहाँ पे d यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो 10/7, d इज इक्वल्स टू 10/7। फिर d इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v,
यही कर देता हूँ भाई। डी इज इक्वल्स टू के 1/v. Okay. When d is 6 and v is 3.5, find k. फार्मूला फार्मूला क्या होगा कि k की वैल्यू लिख के इसमें डाल देंगे, फार्मूला आ जाएगा। तो 3.5 इंटू 6 इज इक्वल्स टू के। 6 5 ज़ा 30 और 6 6 ज़ा 18, 21 बन रहा है आई बिलीव। तो k इज इक्वल्स टू 21 और इक्वेशन है d इज इक्वल्स टू 21 इंटू 1/v। 21 है इंटू, ठीक है, या 21/v बोल दें, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। गिवन दैट a वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ b, a इज इक्वल्स टू k अंडर रूट b। अच्छा, इन्वर्सली है तो 1/b आएगा। ऐसे है ये, a वेरीज इनवर्सली 1 से स्क्वायर रूट ऑफ b, और ये कांस्टेंट हमने वेरिएशन की जगह लगा दिया, नहीं a इज 1/√b। ये था सवाल। व्हाट विल बी फार्मूला। अच्छा जी, a इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू k 1/√9, b इज इक्वल्स टू 9। तो 4 थ्री ज़ा 12, k इज इक्वल्स टू 12 हो गया। ठीक है, एक दफ़ा तो बात चेक कर लूँ। a वेरीज इनवर्सली एज ए स्क्वायर रूट ऑफ b, b इज इक्वल्स टू 9, a इज इक्वल्स टू 4। ओके। अच्छा, बुक में सॉल्यूशन में जो दिया हुआ है वो 4/3 दिया हुआ है, यानी k की वैल्यू जो कि सही नहीं है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो यहाँ से जाएगा ना, नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे थोड़ी आएगा। तो k इज इक्वल्स टू 12 हमारा जवाब ठीक है। तो इक्वेशन बन रही है a इज इक्वल्स टू 12/√b। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ी है। अच्छा, फिर अब ये इक्वेशन आ गई, इसमें रख के आंसर निकाल लें। जब a मालूम करना है जब b 16 था, तो इज इक्वल्स टू 12/√16 यानी 4। 4 3 ज़ा 12, a इज इक्वल्स टू 3। और फिर है फाइंड द वैल्यू ऑफ b1 a इज 2.5। 2.5 इज इक्वल्स टू 12/√b। एक्सचेंज कर दें, √b इज इक्वल्स टू 12/2.5। तो 2.5 12 को 2.5 2.55 होता है, समथिंग इन द डेसिमल आ जाएगा आंसर। 12 डिवाइड बाय 2.5 इज 4.8। तो √b इज इक्वल्स टू 4.8। मालूम क्या करना है, b की वैल्यू मालूम करनी है। ओके, तो 4.8 का अंडर रूट मालूम कर लें। अब इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, टेकिंग रूट बोथ साइड्स। तो अंडर रूट 4.8 इज समथिंग 2.19, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये दे क्यों दिया इन्होंने जब कैलकुलेटर अलाउड नहीं था। खैर, बहरहाल निकाल लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहे हैं, थोड़ा क्लीन कर लें हम इसको।
थोड़ा बड़ा हो गया काम, अलग से पेज लेके नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहे हैं, Gordon is making a set of cubic glass paperweights of various sizes. The mass mg of each paperweight varies as a cube of the length of its sides, L centimeter. A paperweight of side 5 है, मास को m कह देते हैं और लेंथ को l कह देते हैं, is cube of the length of, mass is directly proportional to l cube, या mass is equals to k l cube. अब क्या कह रहे हैं, पेपरवेट ऑफ साइड 5 एक साइड है, तो मास 375 है। अब के मालूम कर लीजिए, क्या मुश्किल है इसमें। 125 375 अपॉन 125 इज इक्वल्स टू के। तो ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, ये तो आप कर ही सकते होंगे, विच इज इक्वल्स टू 3। अब के 3 हो गया तो इक्वेशन बना लें, m इज इक्वल्स टू 3l क्यूब। अब कोई भी एक चीज़ मालूम होगी तो दूसरी चीज़ मालूम कर सकते हैं हम। ये मालूम कर लिया हमने। पूछा क्या है दूसरा, कैलकुलेट द मास ऑफ पेपरवेट दैट मेजर 6 सेंटीमीटर। तो मास इज इक्वल्स टू 3 इंटू 6 क्यूब। तो 6 6 36, 36 6 216। m इज इक्वल्स टू 3 इंटू 216, 216 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 648, 648 ग्राम मास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two planets is inversely proportional to the square root of the distance between them। ये तो वही आपका ग्रेविटेशन का फॉर्मूला हो गया उसका, न्यूटन का। ओके, एफ इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, is inversely proportional to the square root of the distance between the planets under root d। ठीक है, ऐसे ही बनेगा ना। The unit for measurement of force are newtons। When F is equals to 10, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये न्यूटन में मेजर की जाती है। When F is equals to 10, D is equals to 10 की पावर 9 मीटर्स, अच्छा 10 की पावर 20 न्यूटन्स। ठीक है, तो F जो है वो इज इक्वल्स टू जी अपॉन अंडर रूट डी। ऐसे ही मैंने जी बोल दिया, उसका नाम अपनी मर्जी से जी रख दिया। तो F की वैल्यू जो है वो जब 10 रेज टू द पावर 20 थी, तो D की पावर जो है वो 10 रेज टू द पावर 9 थी अंडर रूट में। अब जी निकाल लो भाई, तो 10 रेज टू द पावर 20 इंटू अंडर रूट 10 रेज टू द पावर 9। क्या ये बगैर कैलकुलेटर के सवाल दे रहे हैं, देखें। तो अंडर रूट 10 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर अंडर रूट 10 रेज टू द पावर 9, ठीक है, को अंडर रूट कर दिया हमने। तो पहले तो इसका आंसर आ गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि 10 रेज टू द पावर 10 को अगर अंडर रूट किया होता, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम।
अब स्क्वायर रूट जो है वो डिस्टेंस को कर दिया इन्होंने, यानी 10 रेज़ टू द पावर को 9 को स्क्वायर रूट कर दिया। अगर 10 रेज़ टू द पावर 10 ही होती है तो इसका स्क्वायर रूट से बाहर निकालना बगैर कैलकुलेटर के पॉसिबल होता। अब ये स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए कैलकुलेटर में फंसाना पड़ेगा आपको। विच इज इक्वल्स टू 31622 into 10 raised to the power 20 into 10 raised to the power 20। ठीक है, तो ये आएगा कुछ कुछ ऐसा। तो मेरे हिसाब से यहाँ कुछ गड़बड़ इन्होंने की है, इसकी वजह से इसका आंसर जो है वो इतना अच्छा नहीं आ रहा, अजीब सा आ रहा है। 3.16 इंटू 10 raised to the power 24 समथिंग आ रहा है। तो वो ये कुछ इनके सवाल देने में कुछ गड़बड़ है मेरे हिसाब से यहाँ पे। ठीक है, तो इन एनी केस ये जी की वैल्यू आ जाएगी इसकी आपस के मल्टीप्लिकेशन से, और जी की वैल्यू जो आ जाएगी इसी को वैल्यू को पीछे पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, फार्मूला निकल आएगा। और इधर से अगर ये फार्मूला निकल आता है, जी की वैल्यू आ जाती है, तो फिर आप एक की वैल्यू मालूम डालते हैं तो दूसरे की वैल्यू मालूम करना पॉसिबल हो जाता है। तो ये सारे सवाल एक जैसे ही थे, एक ही तरह से सॉल्व हुए, तो होपफुली आपको समझ में भी आ गए होंगे। आप जल्दी से इनको सॉल्व करें, जब तक हम अगली एक्सरसाइज को करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।